बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें हैं कुछ मेरे पास से। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक किरदार था, या इस्लामाबाद पुलिस का एक किरदार था, या FIA का एक किरदार था, ये तीनों किरदार जो हैं वो बड़े नेगेटिव थे। ये हमेशा से ऐसा लग रहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे, और वही आदतें उनको पड़ी हुई थी। जनरल कमर जावेद बाजवा के जाते ही चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलेंगी, इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। यानी आपको याद है, लाहौर में अवारी होटल में एक तकरीर हुई थी जहाँ पे पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह की बातें, और बड़े मायूब नारे लगाए गए थे। आसमा जहांगीर की याद के अंदर जो प्रोग्राम था, सेमिनार था, उसके अंदर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी बैठे हुए थे। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने उस दिन इस्तीफ़ा दिया था और उनका इस्तीफ़ा उनसे डिमांड करके लिया गया था। लेकिन आपने गौर किया कि जैसे ही जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने स्टिक हवाले की जनरल आसिम मुनीर के, तो शहबाज शरीफ साहब ने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का भिजवाया हुआ इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हाजिर ड्यूटी क्या होता है और ड्यूटी के बाद क्या होता है। बस यही अगर सब लोग सोच लेना कि एक दिन ये ड्यूटी ख़त्म हो जानी है, एक दिन ये ताकत चली जानी है, इज्जत जो है वो हमेशा रहेगी, अगर किसी ने कमाई हुई हो तब। शहबाज शरीफ ने पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर वफाकी वुज़रा के वफ़द की इस्लामाबाद में सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की रिहाइशगाह पर आमद। राना सनाउल्लाह वहाँ पे गए, ख्वाजा साद रफ़ीक वहाँ पे गए जनाब इसहाक डार साहब, मरियम औरंगज़ेब और अयाज सादिक। यानी ये लोग गए और जाकर उन्होंने बताया कि जनाब मलिक अहमद ख़ान भी, कि वो आपका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं है, आप वापस आकर ज्वाइन इन करें। तो ये होती है ड्यूटी के अंदर होने की और ड्यूटी के अंदर ना होने की हैसियत। अब जब ड्यूटी में नहीं है तो लोग साथ साथ पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि जनरल बाजवा मीटिंग्स के अंदर हमें क्या कहा करते थे। आपको याद होगा, आज से 13 महीने, 13.5 या 14 महीने पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम के ऊपर मैंने बाकायदा बताया था DGI की तैनाती। बल्कि उसका लिंक आप ये देख लें, उसका थंबनेल भी आपको नज़र आ रहा है, आप इसको सुन सकते हैं प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम में मैंने 10 चीज़ें बताई थी जो इमरान खान में और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात थे। अब वो पोल खुलना शुरू हुए हैं। जब मैंने ये वीलॉग किया था तो मुझे बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट से टेलीफोन आए, मुझे धमकाया गया, मुझे ये कहा गया गुज़िश्ता साल कि आप रियासत के साथ हैं या आप किसी और के साथ खड़े हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप सब में से जो भी रियासत के साथ खड़ा होगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, और मेरी रियासत के साथ कौन खड़ा है उसका अंदाज़ा मुझे फ़ौरन हो जाएगा। तो ये मेरा जवाब था। बहरहाल बड़ी अजीब तरीके से बात की गई, और मुझे जहाँ तक याद है ये रबीउल अव्वल का महीना था जब ये बात हुई थी मेरी, और मैंने ये वीलॉग भी रबीउल अव्वल का महीना था जब किया था। तो उस वक्त मैंने 10 चीज़ें बताई थी कि जो इख्तलाफात इमरान खान साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के पैदा हो चुके हैं, और मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे, वो अपने फैसले खुद करना चाह रहे हैं, और वो किसी के इशारों पर नाचने के लिए तैयार नहीं है, वो एक कठपुतली की तरह वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं है। उसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी ना, एक तो अब लोग बता रहे हैं कि जनरल बाजवा जो है वो अमेरिकन के साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में रहते थे। अमरीकी जो पॉलिटिकल लोग थे, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पॉलिटिकल उनके लोग थे, वो आर्मी चीफ के साथ राब्ते में रहते थे, वज़ीर आज़म के साथ राब्ते में कम रहते थे। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उनको चीज़ें बताया करते थे, उनसे चीज़ें पूछा करते थे, और ये बात वो कई मरतबा सहाफ़ियों को कह भी चुके थे। इसके अलावा इसराइल को तस्लीम करने के फ़वाइद वो गिनवाया करते थे। ये भी दावा किया गया। दावा क्या किया गया मैं अच्छी तरह जानता हूं। बहुत सारे लोग उन दिनों में इसराइल को तस्लीम करने के लिए बातें कर रहे थे। हमारे एक दोस्त हैं, वो इतने जज्बाती हो गए, वो इसराइल के टीवी पे जाके ही बैठ गए। लोगों ने उनकी बैंड बजा दी पकड़ के सोशल मीडिया पे। एक और दोस्त है, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार मेरे पे दबाव डाला जा रहा है, मेरे से 1-on-1 मुलाकात हुई है, अब मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इसराइल के बारे में कोई राह हमवार करूंगा, कोई थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करूंगा। तो मैंने तो उसको मना किया। मैंने कहा भाई इस तरफ बिल्कुल मत जाना,
یہ ریڈ لائن ہے پاکستان کی. جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا تب تک اسرائیل کے معاملے کے اوپر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ رسک آپ کیوں لیتے ہیں؟ جس نے آپ کو کہا ہے نا بلوا کے اکیلے مل کر، اس کو بولو وہ خود اناؤنس کر دے. اور یہ اناؤنسمنٹ کروانے کے لیے بہت پر تولے ہیں کہ اسرائیل میں زراعت بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، تو اسرائیل کے ساتھ آپ کام کریں. وہ کئی دفعہ وہ چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی ایک رائے پہ پانی پھیر دیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. دوسرا، جنرل باجوہ صاحب کا جو جھکاؤ تھا، ٹلٹ تھا، وہ امریکہ اور یورپ کی طرف زیادہ رہتا تھا. یعنی یہ بات تو انہوں نے میرے سامنے بھی کی ہے، بہت سارے اور لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے امریکنز کو یہ بات سمجھائی کہ چائنیز کی تو ہمیں زبان بھی نہیں آتی، ہم تو ان کا کلچر بھی نہیں جانتے، کپڑے ہم آپ کی طرح پہنتے ہیں، زبان ہم آپ کی جانتے ہیں، پڑھنے اور گھومنے کے لیے ہم آپ کے ملک میں آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مغربی ممالک یا امریکہ اپنے آپ سے دور نہ کرے اور ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھے کہ ہم چائنا کی طرف نہ جائیں. یعنی وہ ان کو آپشنز کی بات کر رہے تھے کہ آپ اگر زیادہ اچھا اور بہتر رویہ ہمارے ساتھ رکھیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے چائنا کی طرف جانے کی. حالانکہ پاکستان کی یہ پالیسی بن چکی تھی کہ پاکستان پوری دنیا کے ساتھ تعلقات رکھے گا، ملٹی ڈائمنشنز میں جائے گا، رشیا کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، باقی ملکوں کے ساتھ بھی. اور انڈیا کے معاملے کے اوپر ایک بات بار بار جنرل صاحب کہتے تھے، جس پہ میں نے سوال بھی اٹھایا تھا ایک جگہ کہ 70 سال ہمیں ایک طرح کا، عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ 70 سال ایک طرح کی چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں، 70 سال ہم نے ایک نصاب پڑھ لیا، ایک چیزیں پتہ چل گئی ہیں. اب 70 سال کے بعد ہم لوگوں کو کیسے جا کے بار بتائیں اور قائل کریں کہ جناب اب تو انڈیا کے ساتھ ہم نے تعلقات بنانے ہیں. یعنی عمران خان صاحب کی پالیسی یہ تھی 5 اگست 2019 کے بعد سے کہ انڈیا نے وہاں پہ بہت ظلم کیا ہے، انڈیا نے وہاں پہ کالا قانون رائج کیا ہے، اور انڈیا نے ان کی جو کشمیر کی ایک الگ حیثیت تھی جدا گانا، وہ چھین لیے. لہذا عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ جب تک وہ ریورس نہیں کرے گا ہم بات چیت نہیں کریں گے. وہ اڑ گئے تھے اپنے موقف پہ. لیکن جنرل باجوہ اور کچھ تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ سوچتے تھے کہ نہیں، انڈیا کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، باقی فورمز کو کھولیں، باقی چیزوں کے اوپر بات کریں. اور یہ بہت سارے صحافی کے گواہ ہیں، آہستہ آہستہ وہ یہ ساری چیزیں بتائیں گے، کیونکہ یہ باجوہ ڈاکٹرائن تھی. باجوہ ڈاکٹرائن باجوہ کے ساتھ چلی گئی. جو جنرل راحیل شریف صاحب کی پالیسی تھی وہ ان کے ساتھ چلی گئی، جو جنرل کیانی تھے وہ ان کے ساتھ، جو مشرف تھے ان کے ساتھ چلی گئی. اس کے علاوہ جو پچھلے جرنیل تھے وہ اپنی اپنی پالیسیز لے کر چلے گئے. تو باجوہ ڈاکٹرائن چلی گئی. اب اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی کیا وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی، اس نے ملک کو فائدہ دیا یا نقصان دیا. یعنی وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ویسٹ کے بلاک میں جائیں، مغربی ممالک کے بلاک میں جائیں. غالباً اس طرح کی خبریں مارکیٹ میں ٹریول کرتی ہیں کہ شاید وہ خود بھی وہیں سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیٹس سی وہ وہاں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یا وہ کہاں سیٹل ہوں گے. لیکن سعودی عرب کے ساتھ جو معاملات تھے اس کو لے کر کچھ اختلافات تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، بھارت اور کشمیر کے معاملات کو لے کر تھے، اسرائیل اور فلسطین کے معاملات کو لے کر تھے، مغربی بلاک اور یہ ایشین بلاک، اس کو لے کر کچھ معاملات کے اندر اختلافات تھے. اور پھر NRO کے اوپر ایک بہت بڑا اختلاف تھا عمران خان صاحب کا جنرل باجوہ سے کہ نواز شریف کو جیسے NRO ملا، مریم نواز کو باہر بھجوانا چاہتے تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب ایسا نہیں چاہتے تھے. شہباز شریف وغیرہ کے کیسز کو کمزور کر رہے تھے، ان کو باہر نکالنا چاہتے تھے، ان کا جو ہے وہ بندوبست بھی کیا گیا ایک دفعہ نکلنے کا، لیکن عمران خان صاحب نے روک لیا. تو یہ اختلافات تھے اور NRO کے اوپر عمران خان صاحب آگے ڈٹ جاتے تھے، وہ میں ان کو نہیں دوں گا. تو باجوہ صاحب کہتے تھے کہ یار کرپشن کے معاملات چھوڑیں، دفع کریں، ملک چلائیں آپ. لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کرپشن کے ساتھ یہ ملک چل ہی نہیں سکتا. اور ایک جو بڑا سخت تھا، وہ اس وقت میں یہی سوچتا تھا کہ عمران خان صاحب غلط ہیں، عثمان بزدار کی چوائس. یہ تو ہمیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے عثمان بزدار کو ہٹا دو، لیکن یہ ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ علیم خان کو لے آؤ. اگر علیم خان کو ہی لانا تھا پھر تو عثمان بزدار سونے کا آدمی تھا، پھر اسی کو رہنا چاہیے تھا. لیکن عثمان بزدار سے بہتر وزیر اعلیٰ PTI ڈیزرو کرتی ہے. ہم یہ بار بار کہتے رہے ہیں پہلے بھی، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے. لیکن پرویز الہی صاحب کے آنے کے بعد کچھ سوچ بدل رہی ہے کہ اگر پنجاب حکومت ایسی ہوتی ہے، ان کے ترقیاتی کام ایسے ہوتے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن ایسی ہوتی ہے، تو پھر عثمان بزدار میں کیا برائی تھی؟ وہ بھی ویسے ہی تھا، یہ بھی ویسے ہی ہیں، تو زیادہ فرق نہیں تھا. بہرحال ابھی تو جب لوگ ووٹ ڈالیں گے تب پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کون کیسے کتنے ووٹ ڈالتا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں. اور اب باجوہ صاحب کے جانے کے بعد چیزیں تبدیل کیسے ہو رہی ہیں، ذرا غور کریں. ترجمان الیکشن کمیشن ہے ہارون شنواری، عادت پڑ گئی ہوئی تھی نا، جیسے ہی عمران خان کا سٹیٹمنٹ آئے گا جواب دینا ہے فوری طور پہ، کیونکہ بڑے صاحب کا ہاتھ تھا سر پہ. تو الیکشن کمیشن ہارون شنواری کو اسٹیبلشمنٹ ونگ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں بیان دیا
तो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन को ओहदे से इसलिए हटाया गया कि उन्होंने फौरी तौर पे शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनते हुए जवाब जमा करवा दिया। जवाब दे दिया इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देंगे, आप यहां करवाएंगे तो जनरल इलेक्शन में नहीं जाएंगे हम। यानी हर वो चीज के खिलाफ इन्होंने जाना है, हर हाल में इलेक्शन कमीशन ने पार्टी बनना है जिसमें इमरान खान साहब कोई स्टेटमेंट दे दें। यानी इमरान खान साहब 2 सूबों में असम्बलियां तहलील करे हुए थे, हम यहां इलेक्शन करवा देंगे, बाकी पाकिस्तान में नहीं करवाएंगे। और ये डुएबल नहीं है, मैं आपको बताऊं ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन के जो तर्जुमान है हारून शनवारी, उनको हटा दिया गया है। मेरे ख्याल में अब इस्लामाबाद पुलिस का तर्जुमान ढूंढा जाए, वो किस बुनियाद के ऊपर ऐसी बातें कर रहा है उसको भी ढूंढे, वो कौन है। FIA के अंदर वो बंदे ढूंढे जिन्होंने अन्नी मचाई हुई थी। और जनरल आसिम मुनीर साहब को अपने आसपास बहुत सारे जालिम ढूंढने पड़ेंगे, इस्लामाबाद में, सराउंडिंग में, इधर उधर मुख्तलिफ महकमों के अंदर बैठे हुए, मुख्तलिफ जगहों में बैठे हुए, उनको जालिम लोग ढूंढने पड़ेंगे अपने आसपास जिन्होंने बड़ा जुल्म किया है पिछले 8 महीने में। वैसे जुल्म तो बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन ये 8 महीने में तो उन्होंने तबाही फेर दी है। लिहाजा अब फौज और अवाम को करीब लाने के लिए उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा और कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल का केस है अरशद भाई का, उसमें FIA की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उन्होंने दुबई पुलिस को खत लिखकर कुछ सवालात पूछे हैं। एक तो वो CCTV फुटेज मांग रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि मिले। ट्रैवलिंग रिकॉर्ड मांग रहे हैं, वीज़ा क्यों कैंसिल किया गया, क्यों उनको वहाँ से निकाला गया, ये पूछ रहे हैं, क्या दबाव था, ये सारी चीज़ें जो सवालात हमारे दिमाग में उनसे पूछे गए हैं। लेट्स सी दुबई इसका क्या जवाब देता है। अगर जवाब नहीं देगा तो हम तो इसका सवाल पूछते रहेंगे, बार बार पूछते रहेंगे। मुमकिन है आज ये जवाब हमें ना मिले, कोई अगली हुकूमत आ जाए, वो ज़ोरदार तरीके से पूछे, शायद तब जवाब मिल जाए, लेकिन इसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा। ये सच कभी छुपा नहीं रहेगा। NRO की मैं बात कर रहा था, तो NRO अभी तक जारी है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मजीद 2 इंक्वायरियां बंद हो गई हैं। राणा सनाउल्लाह साहब के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी बंद हो गई है। शाहनवाज रांझा के खिलाफ और राणा मशहूद के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। तो नैब के अंदर तो टोटल जो है मुकम्मल तौर पे NRO 2 मुकम्मल हो चुका है। अब आ जाए कुछ और खबरें हैं, लेकिन आदम सवाती ने पाकिस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। उनके खिलाफ 50 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। टक्के की औकात नहीं है इन पर्चों की, जिसके ऊपर भी ये पर्चे हो रहे हैं। आदम सवाती साहब को, उनकी फैमिली को एक लम्हा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जुम्बिश कलम के साथ ये सारे पर्चे फारिग हो जाएंगे, सारे पर्चे फारिग हो जाएंगे, याद रखिएगा। टके की औकात नहीं है इन पर्चों की, क्योंकि सुगरा बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है, 7 रुकनी फुल बेंच, फुल कोर्ट वो ये फैसला दे चुका है, लार्जर बेंच, 7 रुकनी बेंच, और मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस वहां शामिल थे कि एक वकूए की 2 FIR नहीं हो सकती। लिहाजा ये सारी FIR यूं उड़ जाएंगी और सारी गैर कानूनी है। 1 मिनट के अंदर इन मुद्दइयों को बुलाएंगे, वो आदम सवाती को शक्ल से नहीं पहचान सकते होंगे। ये हालात पैदा हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ये जो पर्चे करवाते हैं और करवाने पड़ रहे थे उनको, ये जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे थे कि आने वाली एस्टेब्लिशमेंट शायद इन पर्चों का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। वो जितने पर्चे करवाने अभी करवा लो, बाद में फिर नई एस्टेब्लिशमेंट होगी, वो कहाँ ये बोझ उठाएगी। लिहाजा जो पर्चे 50 के करीब करवा लिए गए हैं, इनकी टके की औकात नहीं, और ये चले जाएंगे, ये फारिग हो जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब के करीबी सोर्सेज ने, कुछ मीडिया वालों ने खबर निकाली है, वहां से ये रिवील हुआ है कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को मुद्दत पूरी करने का मशवरा देंगे और कहेंगे कि असम्बलियां तहलील ना करें। लेकिन अगर इमरान खान साहब ना माने तो फिर वो असम्बलियां तहलील भी कर देंगे। अब आ जाएं इकॉनमी पे, कुछ बड़ी अजीबो गरीब खबरें मैं आपके सामने रखता हूं और आपको हैरत होगी कि जो पाकिस्तान के साथ इकॉनमी में इस वक्त ज्यादती हो रही है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो क्रूड ऑयल था उसकी कीमत $125 फी बैरल से जायद थी। अंडरस्टैंड कर लें जरा बात को, क्रूड ऑयल की प्राइस $125 फी बैरल से जायद हो गई थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और 150 रुपए लीटर वो पेट्रोल दे रहे थे, इससे भी कम। और उस वक्त वो रशिया के पास जा रहे थे कि हम उनके साथ वायदा करते हैं कम से कम 30% वो हमें कम कीमत पे देगा और हमें पेट्रोल मिलेगा $88 फी बैरल उस दौर में। और ये मुआहदा हमें चाहिए था, उस वक्त मिल जाता, पाकिस्तान इकॉनमी में बहुत हद तक पाकिस्तान स्टेबल रहता। लेकिन उस वक्त ये जो इंपोर्टेड हुकूमत अब बनी है, इन लोगों ने तब मुखालफत की, किधर जा रहे हैं, रशिया क्यों कर रहे हैं सौदा, अमेरिका को नाराज कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे पड़ गई, सारा खाना खराब कर दिया डील का। अब 8 महीने गुजर गए हैं, पाकिस्तान ने दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल खरीद के बेचा और महंगा तरीन बेचा है पूरी दुनिया के अंदर। अब इस वक्त जो है वो क्रूड ऑयल की प्राइस कल थी $73 और दोबारा चेंज हुई है $75, यानी बहुत कम हो गई है।
$50 फी बैरल प्राइस नीचे आ गई है, यानी लगभग जो कम हुई है वो 40% कम हुई है। इधर 40% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में कम हो गई हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कोई 60% से ज्यादा बढ़ा दी हैं। यहां 40% कम हुई है, हमने 60% बढ़ाई है। अगर इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर उसी फॉर्मूला में आप देखें तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में दुगनी कर दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुगनी हो गई हैं, इस बात को याद रखिएगा, और ये इस हुकूमत में आपके साथ हो रहा है। दूसरा, जो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो जितने कम हो चुके हैं, पाकिस्तान को 5 से 6 अरब डॉलर मजीद चाहिए। मार्च तक पाकिस्तान बंदोबस्त ना कर सका और नहीं कर सकेगा इलेक्शन के बगैर, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान को या दोस्त ममालिक मदद नहीं करेंगे। वो तभी मदद करेंगे जब यहां पे स्टेबिलिटी होगी। रिजीम चेंज के बाद डॉलर 178 से 225 का हो गया, अब तो 231 का है। ग्रोथ रेट 6% था, 0 से नीचे चला गया है। पेट्रोल 149 से 250 को छूकर वापस आया, लेकिन मैंने आपको बताया कि पेट्रोल की कीमत 100% बढ़ी है, दुगनी हुई है परसेंटेज और डॉलर की प्राइस। और अगर आप फी बैरल आलमी मंडी में कीमत को साथ रखें और फिर आप बढ़ोतरी देखें तो पेट्रोल की कीमत दुगनी हुई है। बिजली जो है वो 16 रुपए का यूनिट था, अब 36 से लेकर 54 रुपए तक का यूनिट है। गैस जो है वो 100% महंगी हो गई है, लेकिन नायाब है। महंगाई 8% से बढ़ के 40% तक गई है और कभी 35-40 इसके बीच में रहती है, और 11% महंगाई इमरान खान साहब के दौर में हुई थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तारीखी तरक्की के बाद आज 60% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 33 अरब डॉलर थी और अब लगातार कम हो गई हैं, बंद होती जा रही है इंडस्ट्री। और टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा की थी, वो भी कम हो गई है। रेमिटेंसेस जो बाहर से आते थे वो भी ज्यादा थे, वो भी कम हो गए हैं। डिफॉल्ट रिस्क 5% से पाकिस्तान का डिफॉल्ट करने का या दिवालिया होने का जो रिस्क है वो 5% से बढ़कर 90% हो गया है। 8 महीनों के अंदर ये तबाही किसने फेरी है? जिम्मेदार जो है वो कल चला गया। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।